Assalamu alaikum 10th class. In yesterday's lecture we had completed the poem piece along with its exercise, and the important thing in the exercise was the use of gerund phrase, infinitive phrase and prepositional phrase. I hope that all of you must have learned the summary and the question answers of the poem. We shall continue from the review exercise number 2 today. This exercise is upon page number 101 of your textbook. Take your textbooks and open at page number 101 as you are watching on the screen. Choose the correct option. MCQs. बट द पॉइंट हेयर इज़ डैट, लेकिन यहाँ पे पॉइंट असल बात तो ये है डैट इट इज़ नॉट डैट कन्वीनियंट कि इतना आसान नहीं. द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, अंडरलाइन वर्ड का मतलब है इजी, आसान, गुड अच्छा, डिफ़िकल्ट, मुश्किल. दोबारा से देखते हैं कि बात तो ये है ना कि ये इतना आसान नहीं. सो कन्वीनियंट मीन ईजी. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. तो बोथ ऑफ दीज मीडियम्स कवर द न्यूज़ इफ़ेक्टिवली. अगरचे दोनों मीडियम्स जो हैं वो ख़बरों का मौसर अहाता करते हैं. देयर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस इन द वे दे डू इट, लेकिन अच्छा खासा फ़र्क है जिस अंदाज से वो ये करते हैं. अगरचे दोनों मीडियम्स का काम है कि वो न्यूज़ कवरेज देते हैं इफ़ेक्टिवली, लेकिन उनका ऐसा करने का अंदाज़ जो है वो वाज़े तौर पे आपस में मुख्तलिफ है. द अंडरलाइंड वर्ड मीन्स, अंडरलाइंड वर्ड का मतलब है, अंडरलाइंड वर्ड हियर इज़ डिस्टिंक्ट. सो क्या मतलब है इसका? ऑप्शन ए परप्लेक्सिंग, परेशान कुन. परप्लेक्सिंग होता है ट्रबल सम. नो. माइनर मामूली. नो. क्लियर वाज़े. और मैंने भी आपको पढ़ाया था कि इन दोनों मीडियम के न्यूज़ कवरेज में, न्यूज़ कवरेज के तरीके में एक वाज़े जो है वो फ़र्क है. डिस्टिंक्ट मीन्स क्लियर. सो हियर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. आई एम प्रिपेयर टू एक्सेल एंड मेक इट मच फर्दर इन द ईयर्स टू कम विद माई कॉलेज एजुकेशन. आई एम प्रिपेयर्ड, मैं तैयार हूँ. टू एक्सेल, टू एक्सेल मीन टू सरपास. टू सरपास मीन सबकत ले जाना, आगे बढ़ जाना. मैं आगे बढ़ने के लिए, सबसे सबकत ले जाने के लिए तैयार हूँ. एंड मेक इट मच फर्दर, और उसको मज़ीद मैं बेहतर बनाऊँगा इन द ईयर्स टू कम, आने वाले सालों में. और किस तरह बेहतर बनाऊँगा? विद माई कॉलेज एजुकेशन, अपनी कॉलेज की तालीम के साथ. द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, अंडरलाइन वर्ड का मतलब है हाई, ऊंचा या आला. नो. टू डू एक्सट्रीमली वेल, बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाना. ऑप्शन सी एग्जॉल्टेड, सरफराज होना, बुलंदी हासिल करना. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. इट मीन्स टू एक्सेल मीन टू डू एक्सट्रीमली वेल, के बाकियों से बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा के उनसे आगे निकल जाना. टू गिव एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैव बीन, पिछले 2 साल रहे हैं. अ लॉन्ग बम्पी राइड फॉर मी, ये फ्रेज़ है लॉन्ग बम्पी राइड. आ ट्रायल पीरियड, ट्रायल पीरियड आजमाइशी दौर. फॉर मी, मेरे लिए. एज दे है फॉर एवरी वन ऑफ माई एज, जिस तरह वो मेरी उम्र के हर शख्स के लिए होते हैं. पिछले 2 साल मेरे लिए आजमाइशी दौर रहे हैं, जिस तरह वो मेरी उम्र के हर शख्स के लिए होते हैं. द अंडरलाइन फ्रेज़ मीन्स, यहाँ अंडरलाइन फ्रेज़ का मतलब है ईजी टाइम, आसान वक्त. नो. ईजी टाइम तो उसका एंटोनिम बन जाता है ना. हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम, सख्त और कड़ा वक्त. येस. ऑप्शन सी इज़ लीयर टाइम, फारिग वक्त. रॉन्ग. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. लॉन्ग बम्पी राइड, ट्रायल पीरियड,
और हार्ड एंड चैलेंजिंग टाइम। एवरीवन हैड अ डैश ऑन हिज और हर फेस ऑन द वे होम। घर जाते वक्त हर एक के जो चेहरा था, चाहे वो लड़का या लड़की, हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। विच कॉनोटेशन इज़ मोर पॉजिटिव। अब हमने पॉजिटिव कॉनोटेशन देखनी है। देखिए, ग्रीन होता है हंसना, लेकिन ये क्या होता है? दांत निकालना, दांत निकाल के हंसना। स्माइल होता है मुस्कुराना, दैट इज़ स्वीट स्माइल। स्मर्क होता है एक तंजिया या कनिंग स्माइल, ठीक है, मक्काराना मुस्कुराहट। सो ग्रीन कैन नॉट बी द right option, smirk cannot be the right option, as both of these are negative connotations. So the positive connotation is smile. Smile. The synonym of lovely is dash. lovely का similar मीनिंग रखने वाला वर्ड क्या हो सकता है? अनअट्रैक्टिव नो, beautiful yes, ugly no. So here option B is the correct option. The next is the synonym of culprit is dash. मुजरिम का synonym, word culprit का synonym क्या हो सकता है? innocent मासूम no, offender खताकार, खताकार जुर्म करने वाला yes, honest ईमानदार no. So option B is the right option. The word of the antonym of abandon is, abandon होता है तर्क करना, रद्द करना. We have to find its antonym. Antonym mean the word having opposite meaning. Now let me explain once again. Synonym mean the word having similar meaning. Antonym means द वर्ड हैविंग ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है। ये स्टेटमेंट को बहुत गौर से पढ़ के हमें अटैम्प्ट करना पड़ता है कि आया कि हमसे सिनोनिम पूछा गया है या हमसे एंटोनिम पूछा गया है। जैसे उन्होंने पूछा कि अबंडन का मतजाद क्या है। ऑप्शन ए सपोर्ट, हमायत करना। अबंडन का मतलब होता है तरक करना, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन ए हमायत करना, ऑप्शन बी रद्द करना, तरक करना, ऑप्शन सी डेजर्ट छोड़ जाना, अकेला छोड़ जाना ना। अच्छा, आप गौर करें कि जो अबंडन है उसका सिनोनिम बनता है डिस्कार्ड। अबंडन, रिजेक्ट और डिस्कार्ड, ये तो हो गया इसका सिनोनिम। लेकिन हमसे कहा गया है डेट वी हैव टू राइट डाउन इट्स एंटोनिम। हमने इसका मतजाद ढूंढना है। सो इसका मतजाद है सपोर्ट। सपोर्ट। तो एक स्टेटमेंट के जो 3 ऑप्शंस होते हैं, ख़ासतौर पे वर्ड के जो मीनिंग्स के 3 ऑप्शन होते हैं, उनमें एक सिनोनिम होता है और एक एंटोनिम होता है। तो आपने जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसको ज़रा गौर से पढ़ना होता है कि हमसे आखिर पूछा क्या जा रहा है। ओके, सो हियर ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। द एंटोनिम ऑफ ब्राइट इज़, ब्राइट का मतजाद क्या है? डार्क, रोशन। रोशन का मतजाद क्या है? डार्क, अंधेरा। ब्रिलियंट, शानदार, क्लियर, वाज़ेह। सो ब्राइट का जो है वो एंटोनिम है डार्क। ऑप्शन ए हियर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। समवन एट माई कुकीज़, किसी ने मेरी कुकीज़ खा ली। द अंडरलाइंड वर्ड इज़ और एन डैश। अब अंडरलाइन वर्ड हो गया समवन। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, समवन, एवरीवन, ईच, वन, समवन, समबॉडी, ये वर्ड्स, these pronouns which are used for any person, for anyone without any specification। ये जो प्रोनाउंस होते हैं जो हम किसी के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, किसी भी स्पेसिफिकेशन के बगैर, उनको हम बोलते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस। समबॉडी, समवन, एनीबॉडी, एनीवन, वन, नन, एवरी, ईच, ये हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस में आ जाते हैं। सो हमसे पूछा गया कि कौन सा है पर्सनल। पर्सनल वो होते हैं जो पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं, जैसे ही, शी, इट वगैरह है।
रिलेटिव होता है कि जो सेंटेंसेस को रिलेट करते हैं, जैसे हम सेंटेंस के दरमियान में हु का यूज़ करते हैं, हुम का यूज़ करते हैं, विच का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इंडेफिनिट हो गया वो प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर एवरी वन, ठीक है। तो सो समवन इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। द वॉचमैन ब्लू हिज विसल, वॉचमैन ने बजाई सीटी। ओके, अगर मैं यहाँ तक पढ़ती हूँ सेंटेंस वॉचमैन ने सीटी बजाई, अगर मैं यहाँ तक सेंटेंस पढ़ती हूँ वॉचमैन ने बजाई, तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में ही आता है व्हाट डिड द वॉचमैन ब्लो, उसने क्या बजाया। अगर मैं कहती हूँ द वॉचमैन ब्लू, आपके माइंड में आएगा व्हाट डिड ही ब्लो, उसने क्या बजाया। सो इन दिस वे द सेंटेंस सीम्स टू बी इनकम्प्लीट। For the completion of this type of sentence, we are needed some kind of object. वॉचमैन ने सीटी बजाई, क्या बजाया, उसने सीटी बजाई। Now, ब्लू second form of verb, वॉचमैन subject, whistle and whistle is the object. So those sentences which need some kind of proper objects for clear understanding, those sentences or those verbs are called transitive verbs. Whereas those verbs which do not need any object for proper explanation or for proper understanding, those are called intransitive verbs. ठीक है, it was a brief introduction of the verbs. Okay, now the underlined word is or an intransitive verb, transitive verb, regular verb. So this is a transitive verb because here the sense cannot be made completed without the use of object. Okay, the next is I'm afraid I cannot afford to spend too much money. The underlined part of the sentence is a or an dash. To spend, to cry, to drink, to swim. So if a verb carries to before it, it becomes infinitive. So the right option here is infinitive. Who is the man at the door? Question. And for the question purpose, interrogative pronoun is used. The question here is the underlined word is a or an dash. Indefinite pronoun? No. Interrogative pronoun? Yes. Relative pronoun? No. So if the pronouns are used to ask some questions, they are called interrogative pronouns, like who, like when, like which, like what, like whom, etc. A clever trick was played successfully by the cat. How did the cat play a trick? How did the cat play a trick successfully? In what manner did the cat play a trick successfully? Here the word successfully shows the manner in which the cat played trick. In this sentence, the word successfully shows the manner of an action. If a word shows the manner of an action, that is called an adverb of manner. If a word shows the time of an action, that is called an adverb of time. If a word shows the place of an action, that is called adverb of place. So the underlined word is an adverb of manner.
काम करने के तरीके को जाहिर करता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, और प्रैक्टिस यूजुअली स्टार्ट्स एट 6 o'clock। हमारी प्रैक्टिस जो है वो अक्सर स्टार्ट होती है, प्रैक्टिस अक्सर स्टार्ट होती है 6 बजे। द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन एडवर्ब ऑफ। ओके, नाउ हाउ many times we do the practice? how many times we do the practice? कितनी दफ़ा कर लेते हैं, ठीक है। अक्सर कर लेते हैं, अक्सर व बेशतर कर लेते हैं, मामूल के मुताबिक कर लेते हैं, यानी ऑफन कर लेते हैं, सेल्डम कर लेते हैं, यूजुअली कर लेते हैं, ऑफ एंड ऑन कर लेते हैं। तो अगर काम की फ्रीक्वेंसी को शो किया जाए, हाउ मैनी टाइम्स, अगर काम की फ्रीक्वेंसी को शो किया जाए, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, वंस, ट्वाइस, यूजुअली, सेल्डमली, तो क्या होता है वो फिर हमारा आ जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में। यहाँ पे ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें इस बात का जवाब देते हैं, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी दफ़ा, हाउ मैनी टाइम्स एन एक्शन इज़ डन, ठीक है। अब अगर हो हाउ मच, तो हाउ मच का आंसर हमें देंगे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को पॉइंट आउट करने में और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को सॉर्ट आउट करने में गलती कर जाते हैं। इफ़ ही ऑफेंड्स मी, सॉरी, इफ़ ही ऑफर्स मी अ जॉब, अगर वो मुझे जॉब ऑफ़र करता है, आई डैश इट, तो मैं करूँगा। ओके, द यूज़ ऑफ इफ़, द यूज़ ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एंड इट्स अ काइंड ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है। सुने गौर से, फर्स्ट कंडीशनल का फॉर्मूला क्या होता है, द यूज़ ऑफ इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, और सेंटेंस के लेटर पार्ट में हम यूज़ करते हैं फ्यूचर सिंपल। जैसे अगर वो मुझे जॉब की ऑफ़र करेगा तो मैं उसको कबूल करूँगा, ठीक है। द यूज़ ऑफ इफ़ प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रिगार्डिंग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओके जी, इफ़ ही ऑफर्स मी अ जॉब आई विल एक्सेप्ट इट, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल, अगर सेकंड कंडीशनल होता तो वुड एक्सेप्ट आना था, अगर थर्ड होता तो वुड हैव एक्सेप्टेड आना था, लेकिन वो फार्मूलाज बिल्कुल डिफरेंट है इससे। आपके एमसीक्यूज़ में एक जो है ना वो लाजमी आपका कंडीशनल सेंटेंसेस में से बन जाता है, ठीक है। देखें ज़रा गौर से सुनिएगा, एक आपका आ जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस में से, एक आपका आ जाता है फ्रेजेस में से, एक आपका आता है क्लॉजेस में से, और एक आपका आ जाता है एंटोनिम में से, एक आपका आ जाता है सिनोनिम में से, एक आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपका नेक्स्ट मूव करते हैं जी। येस्टरडे एट 5 o'clock, कल 5 बजे आई डैश एप्पल्स, मैंने एप्पल्स खाए, ठीक है। द वर्क डन इन द पास्ट, मैंने एप्पल खाए। अच्छा जी, अब क्या है कि अगर ये डुअल सेंटेंस होता ना, जैसे व्हेन या वाइल से मिला हुआ होता, ठीक है, व्हेन या वाइल से मिला हुआ तो हम इसकी करेक्शन करते पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। सादा सा जुमला है, द वर्क वाज डन इन द पास्ट, ठीक है, वंस, तो ये हमारा आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। बाय द टाइम वी गॉट टू सिनेमा, जिस वक्त हम सिनेमा पहुँचे, गॉट टू सिनेमा पहुँचे, ठीक है। पास्ट का हिंट मिल रहा है हमें, द फिल्म डैश, सो वी मिस्ड द फर्स्ट 5 minutes, तो अगेन गॉट से भी पास्ट का हिंट मिल रहा है, मिस्ड से भी पास्ट का हिंट मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो ब्लैंक है वो भी किसी भी पास्ट टेंस में हम उसको फिलअप करेंगे। द ऑप्शंस हियर आर हैड स्टार्टेड, जब हम सिनेमा पहुँचे, जिस टाइम तक हम सिनेमा पहुँचे तो क्या था, द फिल्म डैश
तो फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी पास्ट परफेक्ट टेंस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो वी मिस द फर्स्ट 5 मिनट्स। तो क्या हुआ कि पहले 5 मिनट की फिल्म जो थी वो हमसे मिस हो गई। सो डुअल सेंटेंस, वन पार्ट शुड बी डन इन पास्ट इंडेफिनिट एंड द अदर वुड बी इन पास्ट परफेक्ट। फ्लाइंग अबव द लेक, फ्लाइंग, ठीक है। अब सुनिएगा, फ्लाई उड़ना, फ्लू सेकंड फॉर्म, फ्लोन थर्ड फॉर्म, ठीक हो गया। अब अगर फ्लाई के साथ मैं लगा रही हूँ ING, फ्लाई उड़ना, फ्लाइंग उड़ान। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएं और वो नाउन बन जाए तो उसको हम कहते हैं जेरेंड, उड़ना उड़ान, ठीक है। अबव द लेक एट दिस टाइम ऑफ नाइट, रात के इस वक्त नदी के ऊपर उड़ान जो है या परवाज़ जो है, सीम्स अ लिटिल डेंजरस, थोड़ा सा ख़तरनाक लगती है। द अंडरलाइन फ्रेज इज़ और एन इन्फिनेटिव फ्रेज, नो। अगर इन्फिनेटिव होता तो टू से स्टार्ट होता। जेरेंड फ्रेज, येस इट्स आ जेरेंड फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज, नो, प्रपोजिशनल फ्रेज नहीं है। ओके जी। दे इनवाइटेड अस टू देयर होम येस्टरडे, व्हाट टेंस इज इट। इस तरह का भी आ सकता है MCQ जी, उन्होंने कल हमें घर पे बुलाया। सो वेरी क्लियर इंडिकेशन द यूज़ ऑफ येस्टरडे। Whenever we have these words in a sentence, yesterday, ago, previous, last, जब ये 4 वर्ड्स हमारे सेंटेंस में होंगे, द करेक्शन मस्ट ऑलवेज बी इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमेशा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेक्ट करेंगे। सो व्हाट टेंस इज इट? इट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस ड्यू टू द यूज ऑफ yesterday. A new computer was bought by them, ठीक है। पैसिवाइज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नाउ व्हाट्स द क्वेश्चन स्टेटमेंट? चूज द करेक्ट एक्टिवाइज। हमने इसका एक्टिवाइज चूज़ करना है। दे बाय अ न्यू कंप्यूटर, ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो प्रेजेंट को शो कर रहा है। दे बॉट अ न्यू कंप्यूटर, येस ये होगा। ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का सीधा सा पैसिवाइज, जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके पैसिवाइज में वॉज और वर्ब का यूज़ करते हैं। साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट मौजूद हो तो साथ में हम बाय लगाते हैं, ठीक है। और जो लास्ट वन इसका बन रहा है बॉट अ न्यू कंप्यूटर, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। ओके जी, क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके थोड़े से अनयूजुअल हैं यहाँ पे रिव्यू 2 एक्सरसाइज में। हाउ कैन वी रेज द स्टेटस ऑफ आवर कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में हम अपने मुल्क का जो स्टेटस है वो किस तरह से बुलंद कर सकते हैं, ठीक है। आप किस तरह से बुलंद कर सकते हैं। वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर रेजिंग द स्टेटस ऑफ आवर कंट्री। वी मस्ट वर्क हार्ड, वी मस्ट educate the maximum population of our country. We must reduce the unemployment. We must remove the poverty. So there can be a lot of remedies to raise the status of our country in the world. What will be the effect of sunshine over raindrops? Raindrops पे sunshine का असर क्या होता है? क्या असर होता है? The sunshine will fill each dark round drop with its light. एंड इट विल स्पार्कल। जब सनशाइन पड़ती है हर बारिश के कतरे पे तो वो चमकता है, लाइक अ पर्ल। वट रोल कैन मीडिया प्ले इन ब्रिंगिंग हार्मनी इन सोसाइटी। अब जो मीडिया है उसकी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं। अब पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो वो माशरे में एक हम आहंगी पैदा कर सकता है, प्रोपोर्शन पैदा कर सकता है। हाउ, ठीक है, कैसे कर सकता है? क्योंकि ये जो हमारी सोशल और रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट करके, ये जो है हमारे सोशल और रिलीजियस वैल्यूज़ को प्रमोट करके ये हमारी कौम में जो है वो हार्मनी पैदा कर सकता है, हमारी कौम को एक पेज पे ला सकता है। So the binding agent can be our religion, Islam.
को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर। हाउ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए तैयार करती हैं। हाउ कैसे करती हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है डैट दे मेक अस कॉन्फिडेंट। सबसे ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ का फ़ायदा होता है कि वो इन बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाती हैं। अब वही कॉन्फिडेंस बाद में उनके इंटरव्यूज़ वगैरह में काम आता है। ठीक है, बुक वॉर्म होना, किताबी कीड़ा होना काफ़ी नहीं होता। हमें इनको करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल होना, पार्टिसिपेट करने से हम ग्रूम करते हैं। ठीक है, अब और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मैंने तो भी आपको एक बताया है। ये हमें एक्टिव बनाती हैं, मैच्योर बनाती हैं, सेंसिबल बनाती हैं। ये तो आपके लेसन में लिखा हुआ है ना कि मैच्योरिटी और सेंसिबिलिटी जो है वो इसी से आती है, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से आती हैं। ठीक है, द एक्सरसाइज एंड्स हियर, वी शैल स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन टुमारो। ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है। मेरी पूरी कोशिश है कि पीस की क्वेश्चन आंसर्स और इसकी क्वेश्चन आंसर जो है उनका इमेज जो है वो आपको जो है वो किसी तरह आपके डाउनलोड्स में जो है वो बना के उसको उनके इमेजेस बना के आपको मैं प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो तब तक आप बाकी चीज़ों को देखें, बहुत अच्छी तरह देखें। और मेरे नॉलेज में ये है कि बहुत सारे बच्चे लेक्चर नहीं ले रहे। आप प्लीज़ जो नहीं ले रहे उनको कन्विंस करें कि अपना टाइम ज़ाया ना करें। आपके पास अपॉर्चुनिटी है एक पढ़ने की, तो आप उसको अवेल करें। फ़ारग कितनी को देर रह लेंगे, कितने महीने आप फ़ारग लेंगे? ठीक है, कभी ना कभी तो पढ़ना ही ना, और टाइम पे पढ़ लिया जाए तो क्या है, आपका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, सो concentrate on your studies and be responsible. Goodbye, Allah Hafiz.